नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हमने देखा था कर्णाट वंश और आज मैं बात करूंगा मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि विद्यापति की। ये विद्यापति जो है एक बड़े लेवल के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने मैथिली भाषा के साथ-साथ कई अन्य भाषाओं में भी लेखन कार्य किया हुआ था। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, विद्यापति का जन्म उत्तरी बिहार के मिथिला क्षेत्र के वर्तमान मधुबनी जिले के बिस्फी गांव में हुआ था। तो जो मिथिला क्षेत्र है वहां का मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला यहाँ का बिस्फी नाम का गांव है। यहाँ पर विद्यापति का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, जो तिरहुत के राजा गणेश्वर के दरबार में रहते थे। तो तिरहुत के क्षेत्र में जो है ओइनवार वंश हुआ करता था, ओइनवार वंश, और इसके राजा हुआ करते थे राजा गणेश्वर। इन्हीं के दरबार में इनके जो पिता गणपति ठाकुर है ये रहा करते थे। विद्यापति की 2 पत्नियां, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। तो इस तरीके से विद्यापति के विषय में हमको जानकारी मिलती है कि जो इनके पिता हैं वो तिरहुत के राजा के यहाँ गणेश्वर के यहाँ दरबार में रहते थे, और इनकी 2 पत्नियां, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं। इनके जो परदादा देवादित्य ठाकुर थे, उनके सहित जो इनके पूर्वज थे वो कर्णाट वंश के शासक जो हरि सिंह देव थे, जो नेपाल के क्षेत्र के राजा थे और तिरहुत क्षेत्र के राजा थे। ये नेपाल प्लस तिरहुत क्षेत्र के राजा थे। हमने इनके ऊपर विस्तृत चर्चा किया हुआ पीछे के वीडियो में, कर्णाट वंश के द्वितीय भाग में। तो हम देखते हैं कि जो शासक हरि सिंह देव हैं, इनके दरबार में इनके परदादा देवादित्य ठाकुर जैसे लोग महामांडलिक और अन्य मंत्री पद पर रहा करते थे, और धीरे धीरे करके ये लोग मधुबनी की तरफ आते हैं और ओइनवार वंश जो दिख रहा है इसमें कार्य करने लगते हैं। यहाँ पर जो राजा हैं उनके दरबार में चले जाते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जो विद्यापति जी के दादा थे वो हरि सिंह देव जी के दरबार में रहा करते थे, और उनके परदादा और जितने भी वंशज थे लगभग सारे लोग कर्णाट वंश के राजाओं के दरबार में हुआ करते थे मंत्रियों के पद पर। विद्यापति मिथिला के ओइनवार वंश के कुल 8 से 9 राजाओं अर्थात कीर्ति सिंह से लेकर भैरव सिंह तक के दरबार में रहे थे। तो काफी लंबा समय व्यतीत किया था विद्यापति ने मिथिला के ओइनवार वंश में। इन्होंने 8 से 9 राजाओं तक का शासनकाल देखा था। कीर्ति सिंह और भैरव सिंह जो हैं, इन दोनों के बीच में जो राजवंश है, जो राजा हैं, उनके दरबार में हमको विद्यापति दिखलाई देते हैं। शिव सिंह के समय इनके कवित्व जीवन का चरमोत्कर्ष काल था। तो जो राजा शिव सिंह हैं, इनके समय में इनके कवित्व चरमोत्कर्ष काल था, क्योंकि इनके समय में इन्होंने लगभग 500 कविताएं लिखी हुई थी। उसमें प्रेम गीत प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। तो ओइनवार वंश का संस्थापक जो है वो कामेश्वर ठाकुर था। तो जो ओइनवार वंश बना था यहाँ, ये कर्णाट वंश के पश्चात दिखलाई देता है, और इसका जो संस्थापक है वो कामेश्वर ठाकुर है। अभी तक जो लोग हमें दिखलाई दे रहे थे मंत्रियों के रूप में, धीरे धीरे करके मिथिला के क्षेत्र में आने के पश्चात ये लोग राजकाज में भी सम्मिलित हो जाते हैं, जिसका प्रमाण हमको ओइनवार वंश के रूप में दिखलाई देता है। और इसका संस्थापक एक उन्हीं मंत्री परिषद में से निकला हुआ व्यक्ति कामेश्वर ठाकुर था, जिसने किया हुआ था। जो विद्यापति हैं, इनका समय 1352 ईस्वी अथवा 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऐसा इसलिए है कि विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि एक्चुअल समय क्या रहा होगा विद्यापति जी के जन्म का या फिर उनका इस क्षेत्र में आने का। तो एक मोटा आंकड़ा निकाला गया, या तो 1352 से या तो 1360 से लेकर 1448 तक जो है विद्यापति जी विभिन्न राजाओं के दरबार में दिखलाई देते हैं। ये बेसिकली प्रेम गीत लिखते थे।
भक्ति गीत लिखते थे, और जो आज हिंदू कहा जाता है इसमें 3 धर्म दिखलाई देते हैं। पहला है वैष्णव, दूसरा है शैव, तीसरा है शाक्त। इन 3 धर्मों को मिला करके हिंदू कहा जाता है वर्तमान में। तो जो वैष्णव है इनका शैव से नहीं बनता था, जो शैव है इनका वैष्णव से नहीं बनता था, और इन दोनों का शाक्त से भी नहीं बनता था, क्योंकि शाक्त जो थे ये पूरी तरीके से पर्वतों पर दिखलाई देते हैं। जितने देवियों के मंदिर हैं मोस्टली वो पर्वतों पर ही दिखलाई देते हैं। तो इस तरीके से ये समस्त जो धर्म थे, चाहे वो वैष्णव रहे हों, चाहे वो शैव रहे हों, चाहे वो शाक्त रहे हों, सब में इनकी आस्था दिखलाई देती है। और ये बहुत सारे प्रेम गीत लिखते हैं, राधा और कृष्ण पर आधारित गीत बहुत सारे इन्होंने प्रेम गीत लिखे हुए थे। इसके अतिरिक्त भी काफी गीत इन्होंने लिखा था। लगभग 500 गीतों का संग्रह माना जाता है कि इन्होंने लगभग 500 गीत लिखा था राजा शिव सिंह के जो दरबार में। तो विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ ही भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक तथा मैथिली के सर्वोपरि कवि थे। तभी मैंने बताया ही कि जो श्रृंगार परंपरा है राधा कृष्ण की विचारधारा से या राधा कृष्ण के भक्ति रस में सराबोर होकर के उन्होंने दिखलाया। भक्ति परंपरा में भी कई सारे भक्ति गीतों का उन्होंने निर्माण किया। इसके अलावा जो मैथिली है, इसी मैथिली में इन्होंने, मैथिली भाषा में इन्होंने, या ये कहें कि स्थानीय भाषा में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की हुई थी। इसीलिए इनको मैथिली का बहुत बड़ा कवि माना जाता है, आदि कवि माना जाता है। विद्यापति के काव्यों में मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। तो जो मैथिली भाषा है इसके एक स्वरूप का ही दर्शन होता है विद्यापति के काव्यों में। तो आप समझ सकते हैं कि मैथिली भाषा को ऊंचाई तक ले जाने वाला या प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो थे विद्यापति। इन्हें बंगाली, हिंदी तथा मैथिली साहित्य का आदि कवि माना जाता है। तो आप समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ मैथिली साहित्य के ही नहीं, बंगाली और हिंदी साहित्य के भी आदि कवि माने जाते हैं। तो इनका स्थान समस्त कवियों में ऊपर दिखलाई देता है। मिथिला के इतिहास में इनका बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें लोग अभिनव जयदेव कहा करते थे। तो अभिनव जयदेव या नया जयदेव कहा करते थे। जयदेव की कविताएं बहुत फेमस हुआ करती थी एक जमाने में, और उन्हीं के तर्ज पर इनको जो है दूसरा जयदेव कहा जाने लगा था। अब हमने उनके बारे में ब्रीफली देखा, विद्यापति किस तरीके से, उनका कहाँ जन्म हुआ, किस तरीके से वो धीरे धीरे करके अपने रचनाओं में आगे बढ़े, किनके किनके दरबार में रहे। अब हम यहाँ उनकी रचनाओं के कुछ विशिष्टताओं को देखेंगे और साथ साथ उनके राजनीतिक सफर की चर्चा करेंगे। इनका जो इतिहास है, जो इनका ऐतिहासिक योगदान है, इसके विषय में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक्चुअल में विद्यापति ने कुछ ऐतिहासिक योगदान दिया है कि नहीं। इनकी पहली रचना जो है वो हमको कीर्तिलता दिखलाई देती है। इसकी रचना ओइनवार वंशी शासक कीर्ति सिंह के दरबार में की गई थी, जो पद्य शैली एवं अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। इसमें दिल्ली के दरबारियों की प्रशंसा की गई है। तो जो कीर्तिलता है इसका जो है लेखन कार्य कीर्ति सिंह के दरबार में किया था विद्यापति ने, जो कि ओइनवार वंश के शासक थे, और इन्हीं के दरबार से इन्होंने प्रारंभ किया था। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। और हम देखते हैं कि जो कीर्तिलता है इसमें दिल्ली के दरबारियों की प्रशंसा की गई है। जो दिल्ली में सुल्तान बैठा हुआ था उस समय, उसके दरबारियों की प्रशंसा करते हुए कीर्तिलता का निर्माण किया था, लेखन कार्य किया था विद्यापति जी ने। अगली रचना है इनकी भू परिक्रमण रचना। यह एक गद्य कहानी संग्रह है। इसका लेखन
कीर्त सिंह के उत्तराधिकारी देव सिंह के दरबार में की गई थी। जो कीर्त सिंह के उत्तराधिकारी थे देव सिंह, उनके दरबार में भू परिक्रमण की रचना विद्यापति द्वारा की गई थी। विद्यापति की अन्य रचनाओं में लिखनावली, परीक्षा, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, विभा सागर, विद्यापति पदावली का प्रमुखता से उल्लेख किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ अन्य रचनाओं को मैंने लिया था, जिनमें से लिखनावली है, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, गंगा वाक्यावली सहित जो विद्यापति पदावली है, इसके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं कि ये कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसकी रचना उन्होंने की। हालांकि उनकी रचनाओं की संख्या लगभग 500 के करीब बताई जाती है, जो कि उनके प्रेम गीत हैं। योगी अरविंद, अरविंद नाम के एक योगी थे, इन्होंने इनके 200 गीतों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, जो यूनेस्को से प्रकाशित है। तो विद्यापति के द्वारा जो लिखा गया गीत था, उसका अंग्रेजी भाषा में 200 गीतों का लगभग अंग्रेजी भाषा में योगी अरविंद ने अनुवाद किया और इसको यूनेस्को ने प्रकाशित किया। तो आप समझ सकते हैं कि विद्यापति नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के कवि हैं और उनकी रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय अरविंद योगी जी को जाता है, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। इसीलिए यूनेस्को ने उसको अपने लेखन में, अपने प्रकाशन में जगह दिया। देव सिंह के उत्तराधिकारी शिव सिंह के दरबार में रहते हुए विद्यापति ने अपने प्रेम गीतों की रचना की। तो पहले ये बता रहे थे कि जो शिव सिंह है, इन्हीं के दरबार में रहते हुए उन्होंने प्रेम गीतों की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 1380 से 1406 के मध्य लगभग 500 गीत लिखे थे। तो इसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि उन्होंने लगभग 500 प्रेम गीतों की रचना की। किसके दरबार में? राजा शिव सिंह के दरबार में। राजा शिव सिंह के समय उन्हें एक ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण करके उनका ग्राम बिस्फी दान में दे दिया गया। तो आप समझिए कि जिस गांव में ये पैदा हुए, ग्राम में पैदा हुए बिस्फी में, उस बिस्फी की जो जागीरदारी की व्यवस्था है या जो यहाँ के कर लेने की व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से विद्यापति जी को दे दी गई, सिर्फ और सिर्फ उनके साहित्यिक पांडित्य को देखते हुए। साहित्यिक पांडित्य जो था, इसको देखते हुए जो राजा शिव सिंह थे, उन्होंने ना कि उनको उनका गांव बिस्फी दिया, बल्कि एक ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण भी करवा दिया, एक लेख लिखवा दिया ताम्रपत्र परमानेंट रखने के लिए, कि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि जो राजा शिव सिंह है, इन्होंने बिस्फी ग्राम को दे दिया था किसे? विद्यापति जी को। तो इस तरीके के अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। ऐसे संदर्भ मिलते हैं कि वे शिव सिंह के साथ दिल्ली के सुल्तान के दरबार में गए थे, किंतु राजा शिव सिंह के पकड़े जाने पर उन्होंने कूटनीतिज्ञता पूर्वक उन्हें बचा लिया था। तो ऐसे संदर्भ मिलते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कि राजा शिव सिंह के साथ वो दिल्ली के सुल्तान के दरबार में गए। हालांकि सुल्तान ने ही कहा था कि विद्यापति को लेते आइएगा। तो जब ये दोनों लोग गए तो वहां पर जो दिल्ली का सुल्तान था, उसने शिव सिंह को कैद कर लिया, और जब कैद कर लिया तो विद्यापति जी ने क्या किया कि अपनी कूटनीतिज्ञता पूर्ण गतिविधियों से शिव सिंह को छुड़ा लिया। यहीं पर कुछ हिंदी साहित्य के लेखक कहते हैं कि विद्यापति जी ने यहाँ पर चमत्कार किया था, कुछ चमत्कार किया, जिसको देख करके सुल्तान परेशान हो गया और अंततोगत्वा शिव सिंह को छोड़ना पड़ा। तो कूटनीतिज्ञता पूर्ण ढंग से राजा शिव सिंह को विद्यापति जी ने छुड़ा लिया। इस तरीके के अलौकिक प्रतिभा के धनी थे। 1406 में राजा शिव सिंह का एक मुस्लिम सेना से युद्ध हुआ। तो जो राजा शिव सिंह थे, वो जब अपने यहाँ थे ओइनवार वंश में, मिथिला क्षेत्र में, मधुबनी क्षेत्र में, तो देखेंगे कि वहां पर मुसलमानों के आक्रमण हुई है। तो ये मुसलमानों के जो आक्रमण है, हमने देखा था कि कर्णाट वंश जब चल रहा था, कर्णाट वंश, इसी समय से जो तुर्की क्षेत्र से
लोग थे, तुर्की थे, जो मुसलमान थे, अन्य मुसलमान थे, ये सब लोग लगातार आक्रमण कर रहे थे। और जो दिल्ली में बैठा हुआ कोई भी कोई भी सल्तनत राजा हुआ करता था, वो कोशिश करता था कि पूरी तरीके से मिथिला पर अधिकार कर लिया जाए, या फिर तिरहुत पर अधिकार कर लिया जाए, नेपाल पर अधिकार कर लिया जाए। नेपाल का जो सिमरौनगढ़ हमने देखा था, सिमरौनगढ़ हमने देखा था, यहाँ पर भी कोशिश किया गया था। बाद में चल करके हमने पूरी तरीके से देखा कि किस तरीके से कर्नाट वंश को धीरे धीरे करके इन्हीं मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। और ये मुसलमान शासक अब सोच रहे थे कि धीरे से जो ओइनवार वंश था, ओइनवार वंश यहाँ के शासकों को भी पराजित कर दे और उनका आधिपत्य हो जाए, जिसमें से जौनपुर का जो शासक है, जौनपुर का जो शासक दिखलाई दे रहा है मुसलमान शासक, वो प्रमुखता से लगा हुआ था। तुर्की शासक था ये एक प्रकार का। तुर्की से जो विद्यापति जी है, ये बेचारे नेपाल तब चले जाते हैं जब इनके प्रिय राजा शिव सिंह को मुस्लिम सेना के द्वारा युद्ध करते हुए कहीं गायब कर दिया जाता है, या फिर वो कहीं भाग जाते हैं। आगे देखें तो जब नेपाल के राजा के यहाँ ये चले जाते हैं तो काफी समय तक वहीं रह जाते हैं। अब धीरे धीरे करके ओइनवार वंश के क्षेत्र में जो राजा शिव सिंह है, इनके उत्तराधिकारी राजा पद्म सिंह बनते हैं। तो शिव सिंह के उत्तराधिकारी पद्म सिंह जैसे शासन संभालते हैं, तैसे ही विद्यापति पुनः मिथिला के ओइनवार वंश के राजा पद्म सिंह के दरबार में लौट आते हैं और लेखन कार्य जारी रखते हैं। अब बात यह है कि जो ये एक अच्छे कवि हैं, लेखक हैं, एक शासक नहीं है, एक सेनापति नहीं है कि ये लड़ सकते। अपने पांडित्य से, अपने बुद्धि विवेक से ही वो लड़ सकते थे, और वो था राजा को सलाह देना। जब कोई राजा था ही नहीं तो उन्होंने क्या किया था कि पूरे दरबार के महत्वपूर्ण लोगों को लेकर के चले गए थे नेपाल के क्षेत्र में, और नेपाल में जा करके एक राजा के यहाँ शरण ले लेते हैं। जब राजा पद्म सिंह राजा बनते हैं, शिव सिंह के उत्तराधिकारी, तब वे पुनः ओइनवार वंश को लौट आते हैं और मिथिला में रहते हुए पुनः लेखन कार्य जारी रखते हैं। लेकिन जब वो नेपाल से वापस आते हैं, नेपाल से वापस आने के पश्चात कभी भी इन्होंने प्रेम गीत नहीं लिखे, प्रेम गीत नहीं लिखे। इतने दुखी हो जाते हैं वो राजा शिव सिंह जी के चले जाने के कारण कि वो आने के बाद प्रेम गीतों से बिल्कुल तिलांजलि दे देते हैं, और अब वो भक्ति गीत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो राजा पद्म सिंह के समय में जो हमारे विद्यापति हैं, इन्होंने भक्ति गीतों की रचना की थी, और राजा शिव सिंह के समय में इन्होंने प्रेम गीतों की रचना की थी। तो इस तरीके से विद्यापति जी के जीवन को हम लोग देख रहे हैं और उनके राजनीतिक सफर की भी चर्चा कर रहे हैं। उनके राजनीतिक और ऐतिहासिक योगदान की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विद्यापति के समय बिहार के क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि भाई जो विद्यापति जी हैं, ये जिस समय है वो कर्नाट वंश का ही अगला पार्ट है, और पूरी तरीके से जो तुर्की क्षेत्र के मुस्लिम आक्रांता हैं, या जो दिल्ली में बैठे हुए सल्तनत काल के शासक हैं, दिल्ली में बैठे हुए सल्तनत काल के या सल्तनत काल के जो शासक हैं, ये सब कोशिश कर रहे हैं, सल्तनत शासक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से करके ये जो ओइनवार वंश है इस पर अधिकार कर लिया जाए, और धीरे धीरे करके जो मिथिला का क्षेत्र है उसको अपने में मिला लिया जाए। उसको बचाने की आवश्यकता थी, और उसी में विद्यापति जी लगे हुए थे। तो इस तरीके से विद्यापति जी के समय में मुस्लिम आक्रांताओं का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन विद्यापति जी बहुत ही सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई सारे राजाओं को साहस दिया हुआ था, और लड़ने का जो व्यवस्था है उसको भी बताया था कि किस तरीके से लड़ करके इन आक्रांताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। तो इस समय ओइनवार राजा गणेश्वर सिंह की हत्या तुर्की सेनापति मलिक अरसलान ने 1371 ईस्वी में कर दी थी।
1401 तक विद्यापति ने जौनपुर के सुल्तान अरसलान को पराजित कर गणेश्वर सिंह के पुत्रों वीर सिंह एवं कीर्ति सिंह को ओइनवार वंश के सिंहासन पर बैठाने में सहायता प्रदान किया। तो जो राजा थे गणेश्वर जी, ये बेचारे जब मारे गए जौनपुर के जो सुल्तान अरसलान मलिक था इसके द्वारा, तो इसके जो दो पुत्र थे गणेश्वर के, वीर सिंह और कीर्ति सिंह, इन दोनों को सिंहासन पर बैठाने के लिए विद्यापति ने बहुत ही मेहनत किया और कोशिश किया कि किसी तरीके से किसी एक राजा को बैठाया जाए। हम देखते हैं जब कीर्ति सिंह का समय आता है तब विद्यापति जो है ये पूरी तरीके से अपने लेखन कार्य में संलग्न हो जाते हैं और धीरे धीरे करके ये राज सिंहासन पर जो भी बैठता है उसके प्रति वफादारी दिखाते हुए अनेक रचनाओं की रचना करते हैं। इसके अलावा कई सारे युद्ध क्षेत्र में भाग लेते हैं, कई सारे स्थानों पर इन राजाओं के साथ वो जाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से राजाओं का सहयोग करते हुए विद्यापति जी अंतिम समय तक लेखन कार्य करते रहते हैं। कुछ हिंदी साहित्यकारों का मानना है कि वो अंतिम समय में बिस्फी जो उनका गांव था वहां पर चले जाते हैं और अंतिम जीवन वही बिताते हैं। कुछ साहित्यकार बताते हैं कि ये बहुत बड़े शिव भक्त थे और इनके पिता भी शिव भक्त थे, ऐसी भी चर्चा आती है। तो चाहे भक्ति का क्षेत्र दिखलाई दे रहा हो, चाहे प्रेम गीतों का क्षेत्र दिखलाई दे रहा हो, हर क्षेत्र में विद्यापति जी कार्य करते हुए दिखलाई देते हैं। और मिथिला के क्षेत्र में जो मैथिली भाषा है, इस मैथिली भाषा और मैथिली लेखन को अगर किसी ने अमर कर दिया, वो थे विद्यापति जी, जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया कि मैथिली भाषा को अमर बना दिया। मैथिली में बहुत सारा लेखन कार्य किया और मिथिला का जो वर्चस्व है, या ये कहें कि मैथिली साहित्य का जो वर्चस्व है, वो विश्व लेवल तक गया। जैसा कि हमने देखा ही था कि एक योगी जी ने क्या किया था, इंग्लिश में अनुवाद किया और यूनेस्को ने इसको प्रकाशित किया हुआ था। तो इस तरीके से विद्यापति एक बहुत ही महान और बहुत ही बड़े कवि। विद्यापति का समय 1352 अथवा 1360 से 1448 ईस्वी के मध्य माना जाता है। तो ये जो विद्यापति जी है, इनके शासनकाल के विषय में थोड़ी सी, या ये कहे कि इनके द्वारा जिन जिन राजाओं के दरबार में रहा गया उसके हिसाब से कुछ लोग इनको 1352 से मानते हैं और कुछ लोग 1360 से मानते हैं। तो जो भी रहा हो, 1352 या 1360, लेकिन 1448 हर विद्वान मानने को तैयार है कि 1448 तक इन्होंने हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य, संस्कृत साहित्य, बांग्ला साहित्य की सेवा की। इसके अलावा नेपाल के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो है छाप छोड़ा। और आगे बढ़ करके अगर हम देखें तो इनके जो कृतित्व है उसकी चर्चा असम के क्षेत्र और आगे तक के क्षेत्र में दिखलाई दे। कहने का तात्पर्य है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उस समस्त एरिया में भी हमको विद्यापति जी हैं, इनके द्वारा लिखे गए साहित्य का वर्णन दिखलाई देता है। इनके साहित्यिक योगदान के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और यह भी देखा कि किस तरीके से विद्यापति जी ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी कार्य किया हुआ था। कई सारे राजाओं के दरबार में वो रहे थे और उन्होंने राजाओं का सहयोग भी किया था। कई सारे इतिहासकार और हिंदी साहित्य के जानकार बताते हैं कि उन्होंने असमिया साहित्य, बांग्ला साहित्य, हिंदी और संस्कृत, मैथिली, कई सारी भाषाओं में योगदान दिया हुआ था। तो इस तरीके से देखें तो विद्यापति जी का जो योगदान है वो काफी विस्तृत है, काफी बड़ा है। उनके योगदान का कलेवर काफी बड़ा है। इसके विषय में एक वीडियो में चर्चा कर पाना संभव नहीं है, किंतु मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से विद्यापति जी को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।